हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों जो आज का टॉपिक है हमारा, यहाँ पर जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हम वैकल्पिक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों वर्दी चाहिए तो इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे देखिए वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न हो, साइंस से संबंधित प्रश्न हो, सभी प्रश्नों का समावेशन हमने इस वीडियो में किया है। तो एक एक यहाँ पर प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा, फुल कंसंट्रेशन के साथ में आप बैठे रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे सुनते रहें। ठीक है, जितना जरूरी देखना है उतना जरूरी आपको सुनना है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ में आप बैठे रहेंगे, आपको आपके एग्जाम में सफलता के लिए ये कारगर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक थोड़ी सी बात और मैं आपको बोल देता हूँ कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है बेटा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। और देखिए जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे सभी यहाँ पर ऑप्शन से संबंधित है। इन फैक्ट को हम समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर 100 प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, भले ही मैंने कितने ही प्रश्न यहाँ पर वीडियो में लिए हों। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा, देखिए कह रहा है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। देखिए कह रहा है कि मुखौटा नृत्य है, तो मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। पहला ऑप्शन कह रहा है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कह रहा है मणिपुरी, सी कह रहा है कथकली, और डी कह रहा है उड़ीसी। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मुखौटा नृत्य है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है, वो है कथकली से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक इसके अलावा कैसे प्रश्न बन सकते हैं, समझिएगा। जो आपके जो यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं, मान लीजिए कुचिपुड़ी हो गया, मणिपुरी हो गया, कथकली हो गया, उड़ीसी हो गया, तो ये तो सिर्फ यहाँ पर एक प्रश्न है आपके सामने। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रश्न बन सकते हैं, समझिएगा, वो थोड़ा सा आप गौर करिएगा। चलिए यहाँ पर कुचिपुड़ी की बात करते हैं। तो देखिए जो कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना है, कुल शास्त्रीय नृत्य आपके 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए जो कुचिपुड़ी है वो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। मणिपुरी की बात करते हैं तो ये भी आपका एक शास्त्रीय नृत्य है, जो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका मणिपुरी। उड़ीसी की बात करते हैं तो बेटा उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका कौन सा, उड़ीसी। कुल मैंने देखिए 8 शास्त्रीय नृत्य बताए हैं, जिसमें से देखिए तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। यदि इसके अलावा बात करते हैं तो देखिए कथकली हो गया आपका। ठीक है, कुचिपुड़ी मैंने बता दिया, मणिपुर का बता दिया। और यदि बात करते हैं कि कथक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, देखिए कथक के बारे में मैंने लास्ट में क्यों बताया है, क्योंकि देखिए कथक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है आपसे कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है या लोक नृत्य है, तो याद रखना है जो कथक नृत्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य बेटा। ठीक है बेटा, उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न जरूर बनाएंगे आपके एग्जाम में। अब देखिए यहां पर मैंने आपको इतने सारे यहां पर पॉइंट बताए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी पॉइंट एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप जब भी आप मेरा वीडियो देखें, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और साथ में इन सभी पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। देखिए इसके अलावा देखिए आपसे यहां पर कुछ प्रश्न घुमाकर भी पूछ सकता है। जैसे यहां पर मैंने मुखौटा नृत्य का संबंध बताया है कि किस नृत्य शैली से है, वो है कथकली नृत्य शैली से। पूछ सकता है आपसे कि मुखौटा युद्ध और मुखौटा युद्ध नृत्य कहां के नृत्य हैं, कहां के लोक नृत्य हैं। याद रखना है आपको, मैं यहां पर लिखकर बताता हूं आपको। मुखौटा युद्ध नृत्य, ठीक है, युद्ध नृत्य यदि आपसे पूछता है तो याद रखना है आपको अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है।
देखिए जो मुखौटा युद्ध नृत्य है, इसमें क्या करते हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनजाति है, वो क्या करती हैं, मुखौटा, जिसको हम चेहरा बोलते हैं, ठीक है, मुखौटा पहन करके क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। इसी को बोला जाता है मुखौटा युद्ध नृत्य बोला जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश में फेमस है। ठीक है, बात बेटा उत्तर प्रदेश की है, तो देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित कैसे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए जैसे एक तो आपका कथक हो गया जो शास्त्रीय नृत्य है, इसके अलावा देखिए नौटंकी, नौटंकी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, नौटंकी हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए चरकुला, जो आपका ब्रज एरिया है, जो ब्रज क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहां पर किया जाता है चरकुला नृत्य। इसके अलावा देखिए कजरी हो गया, इसको आप ध्यान से सुनते चलिएगा। ठीक है, जितने ज्यादा आप कंसंट्रेशन के साथ में मुझे सुनेंगे, आपको ये सभी चीजें आपकी डायरेक्ट दिमाग में सेट होने वाली है। ठीक है, कितना भी हो देखना, आप जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको डायरेक्ट, यदि आपके सामने ये प्रश्न बन रहा है तो आप डायरेक्ट क्लिक कर जाएंगे इस चीज को। ठीक है, तो देखिए जो चरकुला है, मैंने बताया आपका ब्रज से संबंधित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा देखिए कजरी और कजली दो शब्द हैं यहां पर, समझिएगा। आंसर हमारा कथकली था, मैंने बताया है कजरी, कजरी और कजली। तो देखिए जो कजली है वो होता है महोबा, ठीक है, महोबा में से संबंधित है। कजरी की बात करते हैं तो देखिए मिर्जापुर, इन दोनों में अंतर है, ये बहुत ज्यादा, ये यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप उठाकर देख लीजिएगा। यहां से जो कजरी है यहां से प्रश्न बना हुआ है। जो एस्टेट हुआ था, जो भी सुपर टेट हुआ था पिछला, अभी 2018 में जो 69,000 की भर्ती हुई थी, ठीक है, उसमें ये प्रश्न हूबहू छपा था कि कजरी कहां का लोक नृत्य है। याद रखना मिर्जापुर का है, और देखिए मोस्ट रिपीटेड प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, पूछ सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यदि पूछता है आपसे रासलीला, तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। बेटा देखिए कितने सारे यहां से इंपोर्टेंट पॉइंट, मैंने कम से कम यहां पर आपको 10 से 15 प्रश्न यहां पर करवा दिए हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हो, सभी इंपोर्टेंट है। चलिए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहां पर सी के साथ में चला जाएगा। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, कथकली नृत्य शैली से, ऑप्शन सी के साथ में यहां पर राइट आंसर चला जाएगा। चलिए, इसके बाद है आपके सामने दूसरा प्रश्न। चलिए, दूसरा प्रश्न है, जिसको भी आता है बेटा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि जीरो हावर कितने बजे शुरू होता है। जीरो हावर मतलब शून्यकाल, तो शून्यकाल संसद में कितने बजे शुरू होता है। ठीक है, कितना टाइम है इसका शुरू होने का, संसद की बात की गई है। ठीक है, जो सदन है आपके वो दो सदन है, एक तो है लोकसभा है, लोकसभा, तब तक आप कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, और दूसरा जो सदन है वो है राज्यसभा। ठीक है, एक लोकसभा हो गया और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, तो देखिए जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इसमें जैसे ही प्रश्नकाल शुरू होता है तो प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद में शून्यकाल शुरू होता है। ठीक है, पहले चलता है प्रश्नकाल, और प्रश्नकाल जैसे ही समाप्त होता है, प्रश्नकाल में अभी प्रश्न ही पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं ना, नाम से ही समझ लीजिएगा। तो प्रश्नकाल जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद शुरू होता है शून्यकाल, और जो शून्यकाल है इसका समय होता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, 1 घंटा का समय होता है इसके लिए। ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो शून्यकाल है कितने बजे शुरू होता है, 12 बजे शुरू होता है। यदि आपसे पूछता है कि शून्यकाल कब समाप्त होता है, तो 1 बजे समाप्त होता है, तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो लोकसभा है और राज्यसभा, लोकसभा की बात करते हैं तो देखिए जो लोकसभा है इसको हम निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, अस्थायी सदन बोला जाता है इसको, और जो राज्यसभा है इसको बोला जाता है स्थायी सदन। ठीक है, उच्च सदन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है यहां पर। और देखिए एक यहां पर पॉइंट है कि यदि आपसे पूछता है कि जो शून्यकाल है इसका कोई देखिए नाम दिया नहीं गया, इसका उपयोग किसके द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा इसका इस नाम का उपयोग किया जाता था, तो यही नाम फिर संसद में उपयोग होने लगा है। चलिए, इसके बाद जो अगला प्रश्न है, एक और प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए जरूर बेटा देखिए, आप वीडियो देखते रहते हैं लेकिन ना तो आप लाइक करते हैं इस वीडियो को और ना ही शेयर करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए, और देखिए यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। देखिए जीके का मैं आपको संपूर्ण सार दे रहा हूं, ये समझ लीजिएगा, चाहे वो साइंस से संबंधित प्रश्न हो। प्रतिदिन यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं
तो मैं गारंटी लेता हूं इस चीज़ की कि आप निश्चित रूप से जीके में 38 में से 35 प्रश्न जरूर सही करके आएंगे। बस कंसंट्रेशन के साथ में आपको वीडियो देखना है। ये 30 मिनट का बहुत ज़्यादा लंबा लेंदी वीडियो नहीं बनाता मैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए, कह रहा है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। ऑप्शन है, कह रहा है कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर, या फिर यमुना नदी पर। तो देखिए भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई थी, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी पर, ठीक है। जो बहुउद्देशीय परियोजना, ऐसी परियोजना, देखिए बहुउद्देशीय का मतलब क्या है, जो ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्यों को कवर करती हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई सिंचाई का भी काम इनके द्वारा होता है, बहुउद्देशीय परियोजना है। जैसे मान लीजिए इसके अलावा मछली पालन भी हम कर सकते हैं, बांध बनाया जाता है, ठीक है, डैम तैयार किया जाता है। इसके अलावा देखिए बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। तो ऐसी परियोजना जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति कर रही हो, हम क्या उसको बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि किस नदी पर सबसे पहले बनाई गई थी। तो मैंने बताया आपको दामोदर नदी पर बनाई गई थी, और इसको क्या बोलते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए जो दामोदर, यहां पर और भी प्रश्न देखिए कैसे बन सकते हैं यहां पर। तो देखिए जो दामोदर परियोजना है, दामोदर नदी परियोजना है, यहां से देखिए यदि आपसे पूछता है कि किस पंचवर्षीय के दौरान इस योजना को संचालन किया गया था, इसको कब चालू किया गया था, याद रखना है आपको, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या है, इस योजना को चलाया गया था। याद रखना है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 यहाँ पर जो परियोजना है इनको लागू किया गया था। एक तो आपकी भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना थी, और एक आपकी नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, और जो तीसरी थी वो थी महानदी परियोजना, ठीक है। तो जो महानदी परियोजना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीराकुंड के नाम से भी जानते हैं, हीराकुंड बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल यहाँ पर गौर से सुनिएगा, समझिएगा, यहाँ पर ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये जीके का एक, देखिए जीके का ऐसा निचोड़ है आपके एग्जाम के लिए जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है इसको समझिएगा, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है इसको सतलज नदी पर बनाई गई थी, ठीक है। किस उद्देश्य से बनाई गई थी, सिंचाई के उद्देश्य से बनाई गई थी, ठीक है। क्योंकि देखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, कृषि का विकास करना। इस पंचवर्षीय योजना में क्या उद्देश्य लिया गया था, क्या उद्देश्य था इस पंचवर्षीय योजना का, उद्देश्य था कृषि का विकास करना। हो बेटा, जब कृषि का विकास करना होता है तो पानी सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। तो यहां पर हम जब बात करेंगे तो सिंचाई की बात आ जाती है, ठीक है। तो सिंचाई के लिए क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना प्रथम, ठीक है, और हीराकुंड बांध परियोजना, और आपकी जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इन तीनों को क्या है इस परियोजना में लागू किया गया था, ठीक है। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये आपकी सतलज नदी पर पूछता है बेटा, ठीक है, पूछता है कि किस नदी पर ये परियोजना लागू की गई थी। याद रखना है सतलज नदी पर यह भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। और जो भाखड़ा नांगल बांध है ये भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा बांध है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा बांध यदि आपसे पूछता है तो वो है भाखड़ा नांगल बांध। और पूछता है कि किस नदी पर बनाया गया है, तो याद रखना है आपको सतलज नदी पर बनाया गया है, ठीक है, जिसमें राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इस तीनों राज्यों की सम्मिलित ये परियोजना है, ठीक है, जिसको इस परियोजना से लाभ होता है। इसके बाद बात करते हैं हीराकुंड परियोजना की। तो ये बेटा महानदी पर बनाई गई है, उड़ीसा में है, ठीक है। और जो हीराकुंड बांध है ये भारत का सबसे लंबा बांध है, ये भी आपको याद रखना है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। तो ये थी आपकी दामोदर नदी की बात करते हैं। तो देखिए दामोदर नदी पर यह बनाई गई है परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट थे कुछ यहां से इस प्रश्न से संबंधित जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी की बात करते हैं। तो देखिए कावेरी नदी पर जो बांध बनाया गया है वो है मैटूर बांध, जो तमिलनाडु पर है। कावेरी को बेटा दक्षिण की गंगा याद रखना है आपको। मैं ये प्रश्न पिछले जो प्रैक्टिस सेट है उसमें ले चुका हूं, क्योंकि देखिए जो कावेरी नदी है और गोदावरी नदी, इन दोनों में जो प्रश्न आता है इससे क्या है कंफ्यूजन पैदा होता है, ठीक है। कैसे, दक्षिण गंगा के नाम से हम जानते हैं गोदावरी नदी को, ठीक है, जो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। और जो कावेरी नदी है इसको बोलते हैं हम दक्षिण की गंगा, ठीक है। दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा दोनों में अंतर है। दक्षिण की गंगा बोला जाता है कावेरी नदी को,
और दक्षिण गंगा के नाम से हम जानते हैं गोदावरी नदी को। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गंडक नदी की बात करते हैं तो देखिए गंडक परियोजना जो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और नेपाल के लिए संयुक्त रूप से ये परियोजना गंडक नदी पर बनाई गई है, जो क्या है इन तीनों राज्यों को इससे लाभ होता है। यमुना नदी की बात करते हैं तो देखिए लखवार ब्यासी बांध इस यमुना नदी पर बनाया गया है। यदि आपसे पूछता है कि यमुना नदी गंगा से कहाँ पर मिलाप होता है तो ये इलाहाबाद में होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर देखिए अगला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते की बात की गई है। कह रहा है कि किस संदर्भ से लिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पुराण से, जातक से, मुंडकोपनिषद से या फिर महाभारत से। तो देखिए जो राष्ट्रीय प्रतीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में जो सत्यमेव जयते, वो शेर होता है ना जो सिंह का जो बना हुआ है, उस पर क्या है नीचे आपने देखा होगा कि वहां पर प्रतीक है हमारा, उस पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। आपने देखा होगा जो अभी नया संसद बना है उस पर भी ये सिंह बना हुआ है, उस पर आप देखिएगा उसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है भाई, ये बताना है आपको। कह रहा है कि पुराण से लिया गया है, जातक से, मुंडकोपनिषद से या महाभारत से। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यदि आप मुंडकोपनिषद पहली बार सुन रहे हैं तो फिर आप मुझे पहली बार सुनिएगा। यहाँ पर कैसे समझिएगा, देखिए जो आपके समझिएगा यहाँ पर जो आपके वैदिक साहित्य हैं वो हैं 4। ठीक है, वैदिक साहित्य हैं वो कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पर आप समझिएगा, गौर से देखिएगा इसको और सुनने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा आप। ठीक है, तो 4 हैं वैदिक साहित्य, जिनमें से पहला है हमारा वेद हो गया, दूसरा है आपका ब्राह्मण। ठीक है, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आपका आरण्यक। ठीक है, शॉर्ट में कर देता हूं, जगह कम है थोड़ा, आरण्यक है। और जो चौथा है वो है उपनिषद। इसलिए उपनिषद को बोला जाता है वेदांत। वेदांग अलग है, वेदांत अलग है। देखिए जो उपनिषद है, तो उपनिषद जो होता है वो वेदांत क्यों बोला जाता है, क्योंकि वैदिक साहित्य के अंत में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेदांग, वेदांत बोलते हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य के अंत में है, क्योंकि देखिए पहला है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो देखिए जो उपनिषद हैं प्रत्येक, देखिए जो आपके वेद हैं इन्हीं से संबंधित आपके उपनिषद हैं। तो जो यहां पर मुंडकोपनिषद है ये आपका कौन से वेद से संबंधित है, यह है अथर्व वेद से संबंधित। तो अथर्व वेद से देखिए आपको यहां पर 2 उपनिषद समझना है। एक तो आपका मुंडकोपनिषद हो गया जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है, और दूसरा है मांडुक उपनिषद। मांडुक याद रखना है, इसको लिख लीजिएगा। जो मांडुक उपनिषद है वो सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है तो याद रखना है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, तो देखिए उपनिषद क्या होते हैं मैंने आपको बताया है, वेदों के अंत में है तो इसको उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, सॉरी वेदांग बोलते हैं, वेदांत, कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, मुझे भी हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए होंगे। पुराण की बात करते हैं तो देखिए कुल पुराणों की संख्या बेटा 18 है। और यदि आपसे पूछता है कि सबसे प्राचीन कौन सा यहां पर पुराण है तो याद रखना है आपको मत्स्य पुराण हो गया, जिसमें भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का इसमें वर्णन किया गया है। महाभारत की बात करते हैं, यदि आपसे पूछता है कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं तो याद रखना है 18 पर्व हैं। और देखिए यदि आपसे पूछता है कि भगवत गीता का कौन से पर्व में उल्लेख किया गया है तो याद रखना है आपको जो भीष्म पर्व है। ठीक है, महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसमें भगवत गीता का उल्लेख किया गया है। तो ये सभी पॉइंट थे यहां से। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनंगा, ठीक है अर्धनंगा यहां पर है, अर्धनंगा फकीर किसने कहा। ऑप्शन ए हिटलर है, जिन्ना, चर्चिल या फिर माउंटबेटन। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा है। तो देखिए यहां पर कुछ देखिए किसने अलग अलग नाम सबने दिए हैं महात्मा गांधी जी को। तो आपको यहां पर मैं एक क्रम से बता देता हूं, ये नोट कर लीजिएगा, प्रश्न यहां से बन जाता है। ठीक है, देखिए जो प्रश्न मैं यहां पर पूछ रहा हूं भाई ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार देखिए पूछे भी जाते हैं। तो इसी से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल
ध्यान से इस चीज को समझते चलिएगा और साथ में नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से नाम दिए गए हैं। पहले तो मैं बताता हूँ महात्मा, जो महात्मा गांधी के आगे देखिए जो महात्मा लगा है वो किसके द्वारा ये उपाधि इनको दी गई थी। तो महात्मा की उपाधि की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इनको क्या है महात्मा कहा गया था। यदि आपसे पूछा कि कब कहा गया था तो याद रखना है जो बिहार का 1917 में, ठीक है, जो चंपारण आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनको कहा गया था, ठीक है। टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी, तब से यह महात्मा गांधी जी के नाम से जाने जाने लगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा है वो था राष्ट्रपिता। तो देखिए राष्ट्रपिता कहा गया था, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, सिंगापुर में कहा गया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, याद रखना है। इसके बाद जो तीसरा है वो आप यही समझ लीजिएगा, अर्धनंगा फकीर। तो अर्धनंगा फकीर कहा गया था चर्चिल के द्वारा, अर्धनंगा फकीर कहा गया था चर्चिल के द्वारा कहा गया था। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। अर्धनंगा फकीर कहा गया था किसके द्वारा, चर्चिल के द्वारा। अब देखिए माउंटबेटन भी यहां पर दिया गया है, तो माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था वन मैन बाउंड्री, ठीक है, वन मैन बाउंड्री कहा गया था माउंटबेटन के द्वारा। माउंटबेटन भारत के क्या है अंतिम गवर्नर जनरल थे, इनको आपको याद रखना है। आज़ादी के समय भी ये गवर्नर जनरल रहे हैं, ठीक है, भारत की आज़ादी के समय। यदि बापू कहते हैं कि तो देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बापू कहा गया था। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सही आंसर होता है, जो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, यहाँ पर चर्चिल, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बिल्कुल आराम से एक एक यहाँ पर शब्द समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अभी मैं 4 से 5 प्रश्न ही कवर कर पाया हूँ, क्योंकि देखिए जितना भी यहाँ से संपूर्ण जो सार है ना, जो एक एक पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सभी यहाँ पर बताता जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में इस वीडियो को, आपको वर्दी की कसम है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो प्रश्न है कह रहा है कि देखिए निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ऑप्शन ए है पेप्सिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, या फिर काइमोट्रिप्सिन पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लार होती है इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। जो लार होती है देखिए भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, जैसे ही आप भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, इनहेल करते हैं जैसे ही, ठीक है, तो यहाँ यहीं से आपका भोजन का पाचन शुरू होने लगता है, ठीक है। जैसे ही लार भोजन में मिलती है तो भोजन लुगदी टाइप बन जाता है, ठीक है। तो यहीं से भोजन का पाचन धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है जैसे ही लार मिलती है। इसके अलावा देखिए आमाशय की बात करते हैं, तो देखिए आमाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं ये आपको समझना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो जो जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होगी, मैंने देखिए प्रश्न लेने का ये मतलब नहीं है मेरा यहाँ पर कि मैं सिर्फ आपको प्रश्न करा दूँ और आगे बढ़ जाऊँ। यहाँ पर जो प्रश्न है और जिस चीज़ से रिलेटेड है यहाँ पर प्रश्न, उसका जो जितने भी यहाँ पर पॉइंट बन रहे होंगे वो सभी मैं आपको बताते हुए इसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ूंगा। तो देखिए आमाशय के कौन कौन से एंजाइम हैं, तो देखिए आमाशय के 2 एंजाइम होते हैं यहाँ पर, दोनों एंजाइम समझिएगा। एक तो होता है पेप्सिन एंजाइम होता है, और दूसरा होता है रेनिन, ठीक है। तो आमाशय में 2 एंजाइम होते हैं जो आपको भोजन का जो प्रोटीन का पाचन करता है वो होता है पेप्सिन, और जो रेनिन होता है वो कैसीन प्रोटीन पाई जाती है आपके दूध में। तो दूध के पाचन के लिए आपके लिए ये प्रोटीन, ये आपका जो एंजाइम है वो पाया जाता है आमाशय में, रेनिन, ठीक है, जो आपको जो कैसीन होता है उसका क्या करता है, पाचन करता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, अभी तो आपने देखा कि जो आमाशय के एंजाइम थे, इसके बाद बात करते हैं हम छोटी आंत की, ठीक है। तो छोटी आंत में देखिए 3 तरह के होते हैं, एक तो होता है ट्रिप्सिन हो गया, और जो इसके बाद होता है एक हो गया आपका ट्रिप्सिन हो गया, दूसरा जो होता है एमाइलेज हो गया, ठीक है, और जो तीसरा हो गया लाइपेज हो गया, ठीक है।
तो ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज हो गया आपका स्टार्च का पाचन करता है, और लाइपेज करता है वसा का पाचन। ठीक है, तो ये यहाँ से पॉइंट से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो लार है इसमें पाया जाता है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था, मतलब किसको बदल दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है केंद्र आयोग में हुआ था, मुखर्जी आयोग में, नीति आयोग में या अन्य आयोग में। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए योजना आयोग और नीति आयोग दोनों को आपको यहाँ पर समझना है थोड़ा सा। देखिए कौन कौन से पॉइंट है जो पूछे जा सकते हैं, आपका यहाँ पर हो गया नीति आयोग। तो देखिए जो योजना आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च को, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। और यदि बात करते हैं कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बेटा जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि देखिए प्रथम प्रधानमंत्री 1950 में, 1947 में तो स्वतंत्रता मिली थी, तो जवाहरलाल नेहरू प्रथम अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू। और यदि प्रथम उपाध्यक्ष पूछता है तो याद रखना है आपको गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ये पॉइंट है यहां से। ठीक है, योजना आयोग से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं तो योजना आयोग को क्या करते हैं, बदलकर नीति आयोग में, ठीक है, नीति आयोग में इसका क्या है, परिवर्तन कर दिया जाता है। तो नीति आयोग की स्थापना मानी जाती है 1 जनवरी 2015 को। प्रथम इसके अध्यक्ष मानते हैं हम नरेंद्र मोदी जी को। और यदि इसका प्रथम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो वो थे अरविंद पनगड़िया। और यदि वर्तमान में यदि आपसे पूछा जाता है, करंट अफेयर से प्रश्न बनता है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, याद रखना है आपको सुमन के बेरी। ठीक है, या बोल सकते हैं एस के बेरी। ठीक है, एस के बेरी जी है। तो यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा कि नीति आयोग में इसका क्या है, प्रतिस्थापना कर दिया गया था। ऑप्शन सी के साथ में राइट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। तो बताना है आपको कि किस क्षेत्र के साथ में जुड़ी हुई है। महिला सशक्तिकरण के साथ में, गरीबी उन्मूलन है इसका उद्देश्य, या फिर कौशल विकास करना है, या फिर वित्तीय समावेशन है। तो देखिए जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है इसको 25 दिसंबर 2014 में ये योजना लागू की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, कौशल विकास करना था। तो ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए मिशन इंद्रधनुष भी आपका 25 दिसंबर 2015 को ये मिशन इंद्रधनुष योजना भी लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, मिशन इंद्रधनुष योजना, जिसका उद्देश्य देखिए टीकाकरण के लिए, ठीक है, टीकाकरण के लिए, ठीक है, से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष योजना। सेम डेट पर, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना और मिशन इंद्रधनुष योजना जो टीकाकरण से संबंधित है, दोनों की क्या है 25 दिसंबर 2014 को लागू किया गया था। इसके अलावा देखिए और एक दो आपको मैं योजना यहां पर बता देता हूं जहां से प्रश्न बनते हैं। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, दोनों योजनाएं 22 जनवरी 2015 को लागू की गई थी। नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को ये दोनों योजनाएं लागू की गई थी। तो ये देखिए कुछ यहाँ पर मैंने 4-5 आपको योजनाएं बताई हैं जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। चलिए कह रहा है कि विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार, ठीक है, पवनार आश्रम कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बिहार में और गुजरात में। तो देखिए विनोबा भावे के द्वारा 1934 में वर्धा से एक 4-5 मील दूर देखना एक गांव है जिसको हम बोलते हैं पवनार, ठीक है, पवनार के नाम से हम जानते हैं। कहाँ पर, महाराष्ट्र में जो वर्धा है, वर्धा से 4 से 5 मील दूरी पर है पवनार गांव, ठीक है। तो यहाँ पर आश्रम स्थापित किया गया था जिसको हम बोलते हैं पवनार आश्रम। कब किया गया था, 1934 में किया गया था।
तो ये जगह है कहां पर, महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बेटा यदि आपसे पूछता है कि विनोबा, देखिए विनोबा भावे की बात की गई है, तो भूदान आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा, या भूदान आंदोलन यदि आपसे पूछता है कि किसके द्वारा चलाया गया था, भूदान आंदोलन, ठीक है, तो भूदान आंदोलन चलाया गया था विनोबा भावे के द्वारा, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए उत्तर प्रदेश स्पेशल, साथ में बोल सकते हैं कि एक तो यूपी स्पेशल का भी काम करेगा ये प्रश्न, और साथ में देखिए जो आपका हिस्ट्री है वहां से भी ये प्रश्न है। चलिए तो देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद और कानपुर। तो देखिए उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ किस नगर से हुआ था, तो ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, मेरठ से, ठीक है। अब बेटा यहां पर देखिए 1857 की क्रांति की बात की गई है, तो देखिए मेरठ से इसका आरंभ हुआ था। इसके बाद देखिए लखनऊ हो गया, इलाहाबाद, कानपुर। तो यहां से प्रश्न देखिए किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि लखनऊ में किसके द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था, इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था, और कानपुर में किसके द्वारा किया गया था। और एक जोड़ लीजिएगा दिल्ली में, ठीक है, तो दिल्ली में किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, और इनके नेतृत्व को दबाने, इनके मतलब नेतृत्व को दबाने वाला कौन था, कौन से अंग्रेज के द्वारा दबाया गया था, यहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो जो 1857 की क्रांति है इसका नेतृत्व देखिए लखनऊ में बात करते हैं, तो लखनऊ में किया गया था बेगम हजरत महल, महिला थी, ठीक है, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। और देखिए यदि कहता है कि दबाया किसके द्वारा, इसको जो नेतृत्व किया जा रहा था 1857 की क्रांति का, ये इसका विरोध किसके द्वारा, विद्रोह को किसके द्वारा दबाया गया था, तो याद रखना है आपको कैंपबेल, ठीक है, कैंपबेल के द्वारा। देखिए लखनऊ हो गया और कानपुर, दोनों जगह पर कैंपबेल के द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया था। कानपुर की बात करते हैं तो देखिए तात्या टोपे, तात्या टोपे, तात्या टोपे के द्वारा और नाना साहब, ठीक है, तात्या टोपे और नाना साहब के द्वारा कानपुर में विद्रोह को चलाया गया था, ठीक है। इलाहाबाद की बात करते हैं तो देखिए लियाकत अली, लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे, और कर्नल नील, ठीक है, कर्नल नील के द्वारा विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया था, ठीक है। दिल्ली की बात करते हैं तो देखिए बहादुर शाह जफर, ठीक है, जो मुगल नेता थे, मुगल राजा थे, ठीक है, तो बहादुर शाह जफर के द्वारा और हर्षन के द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया था, क्योंकि देखिए जो निकोलसन के द्वारा पहले दबाया गया था, लेकिन निकोलसन की मृत्यु हो गई थी, मर गए थे वो, ठीक है, इसी विद्रोह को के दौरान। तो फिर इसके बाद किसके द्वारा, हर्षन के द्वारा। तो ये था आपका यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चलिए यहां पर जो सही आंसर जाएगा हमारा मेरठ, ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए है सिनेमा, साहित्य, खेलकूद या फिर विज्ञान, ठीक है। तो सिनेमा के क्षेत्र में देखिए कौन कौन से यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। एक तो आपका भारत की बात करते हैं तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार उच्च पुरस्कार माना जाता है सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसके अलावा देखिए ऑस्कर, विश्व स्तरीय स्तर पर आपका होगा ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है। साहित्य की बात करते हैं तो देखिए साहित्य में आपको एक तो हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार संबंधित है साहित्य से। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है बेटा खेल के क्षेत्र में, तो यहां पर ऑप्शन यहां पर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी की बात करते हैं तो यहां पर संबंधित है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ठीक है। तो यहां पर डी सही, सॉरी यहां पर सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी, किस शासक के द्वारा यहां पर लागू की गई थी, गुलाम शासक के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन ए है कह रहा है ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, या फिर अकबर के द्वारा, या बलवान के द्वारा। तो देखिए ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो एकता प्रणाली थी पहली बार इल्तुतमिश के द्वारा लागू की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का शासक बोला जाता है, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी,
गुलाम वंश की स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी इनके द्वारा दिल्ली में करवाया गया था, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा देखिए अजमेर में जो संस्कृत कॉलेज था उसको क्या है तोड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, आपने सुना होगा नाम इसका। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। ठीक है, इल्तुतमिश, जैसे मैंने आपको बताया कि एकता प्रणाली इनके द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो आपका जो कुतुब मीनार है दिल्ली का, इसकी नींव की बात करते हैं तो नींव रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसका निर्माण कार्य संपन्न कराया गया था, वो था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा देखिए इल्तुतमिश से इंपोर्टेंट है यहाँ पर, यदि आपसे पूछता है कि मदरसा और मकबरा दोनों का स्थापत्य का श्रेय किसको जाता है, तो देखिए जो मदरसा हो गया और मकबरा हो गया, दोनों के स्थापत्य का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। अकबर की बात करते हैं तो देखिए गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इनके द्वारा, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी शहर की आगरा के निकट है फतेहपुर सीकरी, जिसकी स्थापना की गई थी, जिसमें से देखिए पंचमहल हो गया, जोधाबाई महल हो गया, इसके अलावा देखिए बुलंद दरवाजा हो गया, इनका निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बलवान की बात करते हैं तो देखिए आपने सुना होगा नवरोज त्यौहार, नवरोज त्यौहार पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। यदि आपसे पूछा देखिए फारसी लोगों के द्वारा मनाया जाता है, आपने सुना होगा जो फारसी लोग होते हैं उनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। तो सबसे पहले इस त्यौहार को किसके द्वारा चलाया गया था? बलवान के द्वारा ये त्यौहार चलाया गया था। और इसके अलावा देखिए सिजदा और प्रबोध प्रथा भी इन्हीं के द्वारा, बलवान के द्वारा लागू की गई थी। इसके अलावा देखिए यदि आपसे पूछता है कि सीरी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखना है बलवान के द्वारा की गई थी इस नगर की स्थापना। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एकता प्रणाली लागू की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? सबसे ज्यादा मात्रा में पूछा गया है कि जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु में होता है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा में होता है, या फिर केरल में होता है। तो देखिए जूट के उत्पादन की बात की गई है, तो याद रखना है कि जो विश्व में सबसे ज्यादा यदि जूट का उत्पादन करता है तो वो कौन सा देश है, तो याद रखना है आपको बांग्लादेश, बांग्लादेश है। अब देखिए जो बांग्लादेश है आप समझिएगा इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो भाई ये बंगाल का ही तो विभाजन है, बंगाल का विभाजन हुआ था ठीक है, जिसमें से पश्चिमी बंगाल और पूर्व बंगाल दो भागों में हुआ था। पूर्व बंगाल था जो बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया, और जो पश्चिमी बंगाल है वो अभी भारत में है। तो देखिए पश्चिम बंगाल है जो तो हमारे एरिया में है, ठीक है, भारत के अंदर है, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्योंकि जो बंगाल था ये जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर होता है। तो देखिए जो बांग्लादेश है यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, केरल देखिए मसालों के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा मात्रा में यदि मसालों की बात की गई है तो सबसे ज़्यादा केरल में मसालों का उत्पादन होता है। कॉफ़ी की बात करते हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक दिखाई नहीं देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ हो जाता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? देखिए आपने भी ये अनुभव जरूर इसको किया होगा। देखिए जब भी आप ज्यादा प्रकाश में जैसे धूप में निकलते हैं, वो धूप से जैसे ही किसी कमरे में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर भले ही अंधेरा कम हो लेकिन अंधेरा ज्यादा दिखता है। इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, ऑप्शन बी कह रहा है उसकी आंख की आइरिस फैलती है, सी कह रहा है उसके आंख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, ऑप्शन डी कह रहा है आंख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। तो देखिए इसका कारण होता है कि जो आंख की जो आइरिस होती है, जिसको हम परितारका बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं परितारका। तो देखिए जो परितारका होती है, जो आंख की आइरिस होती है, वो क्या करती है? सिकुड़ जाती है, जिससे प्रकाश कम मात्रा में अंदर जा पाता है। ठीक है, तो जैसे ही एकदम से जाते हैं तो प्रकाश जब कम मात्रा में जाएगा तो भैया अंधेरा ही दिखेगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। देखिए इसके अलावा देखिए यदि आपसे पूछता है कि आंख में दान करने योग्य अंग कौन सा होता है, तो याद रखना है जो कॉर्निया होता है, कौन सा पार्ट होता है? कॉर्निया का अंग दान करते हैं हम, ठीक है, आंख से संबंधित। रेटिना होगा जिस पर क्या है प्रतिबिंब बनता है, इससे हमें दिखाई देता है। ठीक है, और जो आपका काला काला जो पार्ट होता है आंख का, आपने देखा होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर जो काला काला कंचे की तरह जो पार्ट होता है उससे बोलते हैं हम प्यूपिल। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है असम में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु में। तो देखिए शांत घाटी किस राज्य में है, ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए असम की बात करते हैं तो देखिए असम से संबंधित कुछ यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट, असम से संबंधित देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इसके अलावा देखिए रायमोना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है, ये है आपके। इसके अलावा देखिए असम में और क्या है, असम में है बेटा माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। विश्व का, मैं यहां पर लिख देता हूं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप है। जो ये नदी द्वीप है ये दो नदियों के द्वारा, एक तो आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई और दूसरी है सुबनसिरी के मध्य में ये द्वीप है। इन नदियों के द्वारा इस द्वीप का निर्माण किया गया है जिसको हम बोलते हैं माजुली नदी द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहां पर है, असम में है। इसके अलावा देखिए असम से संबंधित है कामाख्या देवी मंदिर, बहुत ज्यादा फेमस है ये मंदिर, ठीक है। कामाख्या देवी मंदिर भी आपका कहां पर है, असम में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जैसे मैंने आपको बताया मुखौटा नृत्य यहां पर प्रचलित है, ठीक है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो देखिए नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, और यहां पर जो प्रसिद्ध है वो है ऊटक मंडक, ठीक है। तमिलनाडु से संबंधित है ऊटक मंडक है जो एक पर्यटक स्थल है, ठीक है। तो वो है आपका तमिलनाडु में। तो यहां पर देखिए हमारा जो सही आंसर होगा, शांत घाटी कहां पर है, केरल में है। केरल में शांत घाटी है। और यहाँ पर देखिए जैव विविधता की दृष्टि से भी जो शांत घाटी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर पशु पक्षियों और पौधों की विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जैव विविधता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, तो निम्नलिखित में से किस कारण से ऐसा होता है। ऑप्शन ए घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण जड़त्व के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो कारण होता है वो होता है घर्षण बल के कारण। देखिए जो कोई भी जो दो वस्तुएं होती हैं इनकी सतह हमें देखने में भले ही लगे लेकिन बिल्कुल चिकना नहीं होता है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ खुरदरापन होता है और उसी खुरदरेपन के कारण क्या है, घर्षण बल लगता है जिसके कारण वस्तु क्या है, जो गेंद है हमारी यहाँ पर लुढ़कने से रुक जाती है, ठीक है। कह रहा है अगला प्रश्न है, देखिए यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए है राज्यपाल के, विधानसभा परिषद के प्रति, मुख्यमंत्री के, या फिर विधानसभा के। तो देखिए यहां पर समझिएगा जो उत्तर प्रदेश है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी के हमारा राइट आंसर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात की गई है तो देखिए उत्तर प्रदेश में हम यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए यदि आपसे पूछता है, देखिए लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा की बात होती है, ठीक है। देखिए मेरा मकसद है यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध करा सकूँ, ठीक है। तो जितने यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में मुझे लगता है कि हो सकता है कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पर मैं पॉइंट बताता जा रहा हूँ, ठीक है। बस आपको एक यहाँ पर मेरा काम करना है थोड़ा सा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त लोगों का भी भला हो सके, ठीक है। और साथ में यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो देखिए लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, ठीक है, और विधानसभा हो गई। तो यह आपसे पूछता है कि लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कुल सीटें कितनी हैं। तो याद रखना है कुल सीटों की संख्या है यहाँ पर, ठीक है, 80 है, ठीक है। कुल लोकसभा की सीटों की संख्या है 80। राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो देखिए राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 31, ठीक है। यदि विधान परिषद की सीटों की बात करते हैं तो 100 सीट हैं और विधानसभा की सीट है यदि आपसे पूछता है तो देखिए कुल विधानसभा की सीट हैं 404 हैं और एक यहाँ पर 403 सीटें होती हैं और एक होता है जो राज्यपाल के द्वारा एक मनोनीत किया जाता है सदस्य, ठीक है, एक सदस्य वो होता है। तो यहाँ पर देखिए विधानसभा की 100 हो गई, 404 हो गई, विधान परिषद की 100 हो गई और लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की हैं 31। चलिए देखिए विधान परिषद की बात है तो देखिए विधान परिषद कुल यदि आपसे पूछता है कि कुल कितने राज्यों में है तो याद रखना आपको विधान परिषद भारत में कुल 8 राज्यों में है।
चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, कितने प्रतिबिंब बनते हैं? ऑप्शन है, ये कह रहा है 2 बनते हैं, 4 बनते हैं, 8 या फिर अनंत। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दो जो समतल दर्पण होते हैं उनको आमने सामने रखा जाए, समांतर क्रम में रखा जाता है, तो उनके मध्य जो प्रतिबिंब की संख्या होती है वो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसकी है? तो देखिए इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो शक्ति स्थल, जो इंदिरा गांधी की समाधि है इसको बोलते हैं शक्ति स्थल बोलते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की आपकी समाधि की बात करते हैं तो वो है शांतिवन। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं तो ये वो है विजय घाट। और कुछ इसी तरह है महात्मा गांधी की, जैसे राजघाट, शब्दों की बता रहा हूं मैं। ठीक है, राजघाट, क्योंकि शब्द ही तो याद करेंगे ना आप, तो मिलता जुलता शब्द है, जैसे राजघाट हो गया, विजय घाट हो गया। ठीक है, राजीव गांधी की बात करते हैं तो राजीव गांधी की जो है वो है वीरभूमि, समाधि स्थल है किसकी? राजीव गांधी की। तो ये सभी हैं, इनको नोट करते चलिएगा। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ऑप्शन ए है क्षत्रिय, शाक वंश या लिच्छवी सातवाहन। तो देखिए क्षत्रिय, तो देखिए इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश के राजा हुए सिद्धार्थ। ठीक है, कौन हुए? सिद्धार्थ। और इनके जो पुत्र हुए वो हुए महावीर स्वामी, इनको हम वर्धमान के नाम से जानते हैं। महावीर इनका नाम बाद में पड़ा। ठीक है, वर्धमान के नाम से जानते हैं। तो सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला, इनके पुत्र हुए महावीर स्वामी, वर्धमान के नाम से जिनको हम जानते हैं। तो ये देखिए इक्ष्वाकु वंश थे, तो इक्ष्वाकु के कौन से? क्षत्रिय थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए महावीर स्वामी की बात की गई है, तो देखिए महावीर स्वामी से संबंधित यहाँ पर कुछ देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट समझ लीजिएगा। यदि जन्म पूछता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखना हुआ था वैशाली कुंडग्राम। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? वैशाली, या फिर हम जिसको कुंडग्राम बोलते हैं। ठीक है, मृत्यु की बात करते हैं तो देखिए मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की उम्र। ठीक है, 72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु इनकी हो गई थी। कहां पर हुई थी ये भी आपको याद रखना है, पावापुरी, पावापुरी में। ठीक है, यदि पूछता है कि प्रथम उपदेश कहां पर दिया गया था, तो याद रखना है राजगृह। ठीक है, ये पॉइंट हैं कुछ महत्वपूर्ण हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और देखिए एक और यहां पर पॉइंट है कि जैन धर्म, ठीक है, महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म चलाया गया था। ठीक है, तो जैन धर्म को देखिए कितने भागों में बांटा गया था, तो एक था आपका श्वेतांबर, आपने देखा होगा श्वेत वस्त्र पहने हुए होते हैं, श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्रों का धारण करते हैं उसे श्वेतांबर बोलते हैं। और दिगंबर जो नग्न होते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं दिगंबर। तो ये थे महावीर स्वामी से जन्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? किस प्रकार की औषधि होनी चाहिए वो? ऑप्शन ए है एंटासिड, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। तो देखिए एंटासिड नाम से ही समझ रहे होंगे आप, एंटी एसिड, मतलब जो आपका पेट में एसिड बनता है उसको, यदि आप किसी को पेट में जलन हो रही है या फिर अधिक मात्रा में एसिड बनता है तो उसके कारण पेट में गैस बनती है, अपच की समस्या हो जाती है, तो इसके लिए होते हैं एंटासिड। ठीक है, इसके बाद एंटीबायोटिक आप समझ रहे होंगे, एंटीबायोटिक होती हैं बैक्टीरिया के प्रति, एनाल्जेसिक दर्द के लिए होता है। ठीक है, ये सभी प्रश्न थे आपके एग्जाम के लिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने यहाँ पर संकलन किया था जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट थे। वो साथ ही साथ मैंने देखे एक प्रश्न के साथ में कम से कम मैंने यहाँ पर 4 से 5 प्रश्न तो एवरेज मैंने निश्चित रूप से बताया है आपको। तो देखिए ये सभी प्रश्न जो मैंने यहाँ पर चर्चा की है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट थे। बस आपकी तो मैं चिंता कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी चिंता नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि अभी तक आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए इसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।